नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम सोलन की सेब मंडी से लाइव हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि इस सीज़न में हमारे बीच में जब सेब की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसा लगा, काफ़ी ज़्यादा बागवानों को लगा कि उनके साथ जो कुदरत है उसने खिलवाड़ किया है। पहली चीज़, जो ओला हुआ उससे काफ़ी सेब बर्बाद हुआ। उसके साथ साथ जो बाकी की चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जिस पर इंसान का, मानवता का कोई ज़्यादा जोर नहीं रहता, उस वजह से सेब बहुत ख़राब आया है। काफ़ी ज़्यादा जगह पे सेपरेटर्स या अर्ली फॉलिंग वहाँ पर हमें देखने को मिली। लेकिन उसके बाद का जो मुद्दा है वो ज़्यादा आजकल गरमाया हुआ है, जिस पर सियासत खेली जा रही है, लेकिन कोई हल उसका नहीं निकल रहा। हिमाचल में एक समर्थन मूल्य, या फिर आप उसे समर्थन मूल्य तो नहीं कहते, हिमाचल प्रदेश में एक मूल्य मिलता है यहाँ पर सेबों को, जो यहाँ पर सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसके ज़्यादा मध्यस्थता योजना उसे कहते हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर उससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। और जितने लोग हमारे बीच में जो कश्मीर की तर्ज पे यहाँ पर बागवान ऐसे हैं कि वहाँ पर ए, बी और सी ग्रेड के हिसाब से सेब को पैसे देने के लिए एमएसपी डिसाइड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज के प्रश्न जो हमारे बीच में यहाँ पर है, सेब पर स्पेशल आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। हमारे बीच में यह बातचीत करने के लिए दीपक सिंघा जी हैं, जो हिमाचल फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के यहाँ पर फाउंडर हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारा जो बागवान है वो अपने सेब का दाम खुद डिसाइड कर सकता है कि किस भाव से वो सेब बेचना चाहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं ये क्यों प्रश्न है, पहली चीज़, आप आते हैं सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में जब आते हैं, सेब मंडी में जब आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर पैसे देने पर जो वहाँ पर बोली लगी उस हिसाब से मिलता है। तो क्या वो बोली को सुपरसीड कर सकता है? डायरेक्ट व्यापारी को ना बेचकर बोली को सुपरसीड कर सकता है? कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। दीपक सिंघा जी, एक बार फिर से लाइव टाइम टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आई एम द फाउंडर ऑफ हिमाचली फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड। तो जो आपने बोला कि हम अपने सेब का दाम तय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ द बिग क्वेश्चन, और मेरा इसका आंसर येस है। हमें सेब, हम आज की डेट में जो सेब बेच रहे हैं वो आलू जैसे ही बेच रहे हैं। आई मीन, कभी हम 32 kg की बात कर रहे हैं, कभी 40 kg पेटी की बात कर रहे हैं, और जितना भी सेब मार्केट में कंज्यूमर तक जब जाता है तो उसका ना हमें टेस्ट मालूम कि कैसा है और उसकी क्वालिटी क्या है, वो दब जाता है। तो ऑब्वियसली अगर हम ये पुराने सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो हम अपने सेब का दाम कभी भी नहीं तय कर पाएंगे। हमें तो ये सारा मॉडल चेंज करना पड़ेगा, और ये मॉडल क्या है इसके बारे में 2-3 आपको पॉइंट्स दूंगा ताकि आप लोग भी इस मॉडल की कोशिश करें। नंबर 1 है सबसे बिगेस्ट जो हमें काम करना पड़ेगा, हमें इधर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू अपना सेब के दाम की वैल्यू बनानी पड़ेगी, या फार्मर प्रोड्यूस कंपनी जैसे हमने बनाई है अकॉर्डिंगली करना चाहिए। पर बनाने से कुछ नहीं होगा, इसमें आगे हम इसको आगे कैसे ले जाएंगे, इसमें हमें कई इनोवेशंस करनी पड़ेगी, चाहे वो पैकेजिंग की इनोवेशंस है, और बिगेस्ट है ब्रांड बिल्डिंग की। एक हमें ब्रांड बनाना पड़ेगा, और जो इस टाइम हम जो ब्रांड बना रहे हैं इसको हम हिमाचली ब्रांड से बोल रहे हैं, बिकॉज ये हिमाचल की फार्मर्स के बारे वो कहानी होगी, और वो फार्मर्स अपना एक ब्रांड बनाएंगे जो हम बना रहे हैं हिमाचली। जैसे फॉर एग्जांपल अडानी ने एक ब्रांड बनाया फार्म पिक। तो फार्म पिक में क्या होता है, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द एप्पल वो अपना एक प्राइस टैग कर सकता है। अगर अडानी कर सकता है, मैं अडानी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, तो हम फार्मर्स क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमें भी वैसी संस्था बनानी पड़ेगी जहाँ हम ब्रांडिंग कहते हैं। और ये जो मॉडल है जो है, इसको हम कहते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड मॉडल। इसमें क्या होता है, जब हम रिटेल एंड में जाते हैं तो हम ऐसे नहीं देते, रिटेल एंड में हम हर रोज़ ये तो वैसा रोज़ किसी को सेब चाहिए, या जो हमारे हिमाचल में फ्रूट्स बनते हैं वो हम उनको डेली बेसिस पर उन दुकानों को देंगे। यानी कि हमने आरती का सिस्टम को बाईपास कर लदानी का सिस्टम को बाईपास कर हम रिटेल लेवल पर चले जाएंगे। तो दिस मॉडल इज़ कॉल्ड फार्म टू रिटेल मॉडल। और इस दीपक जी, यहाँ पर मैं प्रश्न लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे बागवान भाइयों के लिए। सबसे पहले तो सर 2 चीज़ें यहाँ पर समझने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो आप यहाँ पर सुझा रहे हैं वो ये है कि हम अपना जो प्रोड्यूस है, जो अपना बागवान जो है अपना सेब मंडियों में जब लाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऑक्शन होती है, उसके हिसाब से उनका सेब बिकता है।
आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें उसकी जगह पर जहाँ पर हम यहाँ होलसेल की जगह पर उसको रिटेल में बेच सकते हैं। हाउ इज इट दैट पॉसिबल कि जो सेब आज हमारे बीच में आ गया तो हम उसे रिटेल में कैसे बेच पाएंगे? ये जो मॉडल जो फार्म टू रिटेल मॉडल है, दो मॉडल्स, एक फार्म टू रिटेल मॉडल है, फार्म टू फोक मॉडल है। तो फार्म टू फोक मॉडल है जो कंज्यूमर एंड तक पहुंच जाता है, फ्रॉम फार्म टू द कंज्यूमर। पर अभी जो हम उसको उस लेवल पर नहीं ले जा रहे, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत है, हाई लेवल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। बट जो तो हम जो फार्म टू रिटेल मॉडल की बात कर रहे हैं कि जो हमारा फ्रूट जो जाता है वो पहले एक लॉजिस्टिक सेंटर में जाता है। लॉजिस्टिक सेंटर क्या होता है? एक वेयर हाउस हो सकता है, या बट टेक्निकली वो लॉजिस्टिक सेंटर एक कोल्ड स्टोर होता है। तो वो वहाँ इतना सेब उस कोल्ड स्टोर में चले जाएगा। और मानो कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मानो कि मेरा सेब दिल्ली चले गया, कुंडली बॉर्डर में हमारा एक लॉजिस्टिक सेंटर है, ठीक है, उसमें चले गया सेब। वहाँ से क्या होता है, आजकल हम सब लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो ऑलरेडी मेरा संपर्क उन रिटेलर्स के साथ, उन दुकानों के साथ है बेसिकली। तो शाम को मैं उनसे बातचीत करता हूँ अपने स्मार्टफोन के साथ, ये मटेरियल आए, ये क्वालिटी है, और मैं उसका दाम तय कर लेता हूँ, ये क्वालिटीज़ का दाम ये होगा और ये क्वालिटीज़ का दाम ये हो जाएगा। तो मैंने दाम तय कर लिया है। उस बेसिस पर वो हमें रात को ही हमें ऑर्डर्स दे देता है कि मुझे इतनी पेटी चाहिए और इतने किलो की चाहिए, जो भी बेसिकली है। तो नेक्स्ट डे वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनकी दुकानों में। सो दिस इज़ अ फार्म टू रिटेल या रिटेल मॉडल। लेकिन जैसे अब ये चलिए समझ तो आया, जो मैं समझ पाया मैं उसको ये यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपकी फार्म से आप किसी कोल्ड स्टोर पे उसे सिक्योर करेंगे, सेव करेंगे, और उसके बाद आप उस कोल्ड स्टोर से डिमांड के हिसाब से निकालते रहेंगे, और उस अनुसार आप एक दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले उसका रेट यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे, जो यहाँ पर बातचीत हुई है। अब यहाँ पर प्रश्न ये रहता है हमारे बीच में अगला कि इस समय पर ये जो आप मॉडल की बात कर रहे हैं, ये सुझाया तो बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन कोल्ड स्टोर पे जैसे कि हमने अभी भी देखा कि जो HPMC के भी कोल्ड स्टोर हैं वो इस समय पर भर नहीं रहे हैं। तो ये क्या कारण है? ऐसा लग रहा है किसानों का रुझान ही नहीं है सेफ स्टोर करने में, क्या कहेंगे? एक मैंने आंसर नहीं दिया था, पर आई विल कम टू योर सेकंड क्वेश्चन पहले, पर उस पीछे वाला मैं उसको आंसर दे देता हूँ कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मेरा सेब हाई क्वालिटी का, उसका दाम ऊंचा है, मानो कि ऊंचा उसका दाम, तो वो उस रिटेल पॉइंट में जाएगा। जैसे खान मार्केट है, आईने मार्केट है, जहाँ सॉर्ट ऑफ जो वहाँ के खरीदार उनकी इनकम हाई होती है। मानो कि किसी का सेब अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो रोहिणी में किसी सब्जी की दुकान पर चले जाएगा। सो दैट वे आई एम डिटर्मिनिंग द प्राइस ऑफ दिस थिंग। आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा है कि हम अभी कहते हैं कि जी CA स्टोर्स होने चाहिए, कोल्ड स्टोर होने चाहिए, और बट जब ये भरने की बात आती है तो आदि तो खाली रह जाते हैं बेसिकली। सो नाउ ये खाली क्यों रहते हैं? अगर आप एक छोटे फार्मर पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे, जो छोटा किसान है उसकी जो इनकम होती है वो तो उसी सेब पर होती है। उसके पास 200 पेटियाँ हैं, अगर वो 200 पेटियाँ नहीं बेच पाएगा करंट सीजन में तो अपना वो घर कैसे चलाएगा? जो बड़ा बागवान है वो अपनी आधी पेटी बेच देगा, वो बाकी रख सकता है, वो शायद यहाँ ना रखे, कहीं और भी रखे। बट द क्वेश्चन इज कि भरते उसलिए नहीं है बिकॉज 80% जो हमारे किसान हैं, इनफैक्ट 95% किसान बहुत छोटे किसान हैं, उनके पास 200 से 500 से ऊपर पेटियाँ नहीं हो सकती, तो उनको डिस्परेट सेलिंग करनी कहती है। जो भी पैसा मिल जाए, जहाँ से भी पैसा मिल जाए तो वो वहीं बेच दे देता है, और उसको अंडर कंपल्शन, अंडर डिस्ट्रेस उसको सस्ते दाम पर बेचना चाहिए। उसलिए ये सारे CA स्टोर्स खाली होते हैं। 95% छोटे किसान हैं। लेकिन जब आप अपने कंपनी की बात करते हैं सर, आपने रिटेल के मॉडल की बात की, और आपने ये भी कहा कि क्वालिटी के हिसाब से, जो भी क्वालिटी रहेगी उसके हिसाब से पोर्श में बिकेगा एरिया में, या फिर कैसे नॉर्मल एरिया में बिकेगा। हम पैकेजिंग देखना चाहेंगे कि वो रिटेल की पैकेजिंग की जब आप बात करते हैं तो कैसी पैकेजिंग रहेगी, आप किस तरह की चीज़ों को एनविजन कर रहे हैं, और क्या क्या उसका भाव रहेगा, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। ये 2 पॉइंट मैं आपको करूंगा। अगर आप पैकेजिंग की बात करेंगे, अगर आप इंटरनेशनली देखे जाए तो तभी तो मैं कह रहा हूँ सेब आलू जैसे बेच रहे हैं ऑलमोस्ट इन बोरी। जब हम 40 किलो की पैकिंग की बात करते हैं बाहर के मुल्क में, बाहर की क्या, इंडिया में भी हर सेब जब हम पैदा करते हैं उसकी कॉस्ट होती है, और बाद में हम बोलते हैं हमें कॉस्ट ही नहीं मिल रही। वो कॉस्ट कैसे मिलेगी अगर हम उसको बिल्कुल ही बोरी में भरकर बेचेंगे? तो उसकी एक
मेथोडोलॉजी ऑफ पैकिंग होती है। सर एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, बोरे में भर के भेजना इज अ मेटाफोर या ओके ठीक है, या इट इज बेसिकली अ मेटाफोर कि हम जो पेटी की बेसिकली बोरी बना देते हैं। जैसे कि ये हमारे बीच में यहाँ पर पड़ी है, अगर जैसे इसमें जो अगर ऊपर उठ जाती है पेटी, उसकी बात आप कर रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर उठ रही है तो इसमें प्रेशर पॉइंट से ये डैमेज हो जाएगा, यानी कि इसकी एक लेयर डैमेज हो गई है तो आपको सिर्फ 2 लेयर के पैसे मिल रहे हैं, 1 लेयर के पैसे नहीं मिल रहे हैं। और जो हमारे किसान एक्स्ट्रा डाल के देते हैं, कई बार 25 किलो की पेटी रहनी चाहिए, वो 30 किलो 32 किलो तक वेट करती है उसका। हाँ, वो तो सारा डैमेज हो रहा है। टेक्निकली जो टेलीस्कोपिक कार्टन है वो should not be more than 20 kg. Now we'll come to the packaging and branding methodology. ये for example pack of 2 है। ये मैं ये नहीं कह रहा हम सेब की बातें कर रहे हैं, हम तो सारी फ्रूट की बात कर रहे हैं और हमारा ब्रांड हिमाचली होगा, चाहे वो कीवी की बात करें, चाहे आप सेब की बात करें या प्लम की बात करें। वी हैव टू वैल्यू द फ्रूट, वैल्यू विल बी बेस्ड ऑन 2 फैक्टर। ये आपको आज की डेट में दाम कीवी का नहीं मिल रहा है, आपको दाम मिल रहा है ज़ेस्टबेरी का। ये ज़ेस्टबेरी ब्रांड क्रिएट कर लिया है। जैसे मैं टूथपेस्ट बेचता हूँ, मुझे टूथपेस्ट का दाम नहीं मिलता है, मुझे ब्रांड का मिलता है। मुझे कोलगेट में मैं 2 पैसे ज़्यादा दे दूंगा। यानी कि हिमाचल प्रोड्यूस कंपनी के नाम से जब हम बनाएंगे, उसका ब्रांड क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद उसका दाम अच्छा मिलेगा। हाँ, हम ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करेंगे। सो हिमाचली विल बी द टॉप एंड ब्रांड, और नीचे जो प्लम होगा या सेब होगा, कीवी होगा, उसका सब ब्रांडिंग हो जाएगी। तो बिकेगा क्या मेरा ये इस कीवी की अगर कीमत देखे जाए, दिस इज 1000 रुपीज़ अ केजी। ये दिस इज 1000 रुपीज़ अ केजी। तो आपको कीवी का रेट नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है ज़ेस्टबेरी का रेट। ज़ेस्टबेरी ब्रांड बन गया है। और जब लोग वो ये नहीं बोलते कीवी चाहिए मुझे, वो लोग कहते हैं मुझे ज़ेस्टबेरी चाहिए। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कितने किलो की पैकिंग? 1 किलो नहीं, दिस इज अ फ्यू ग्राम्स। ये ग्राम्स मैं ग्राम, तभी तो मैं सेब की जो पैकिंग कर रहा हूँ, मैं तो 10 kgs की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो 300 ग्राम की बात कर रहा हूँ। ये कितने ग्राम का है सर? ये मेरे ख्याल से रफली, मुझे नहीं लगता ये 300 या ग्राम। वैल्यू कितनी है, पैसा कितना देना पड़ेगा? ये बेसिकली ये होगा समझ 200 रुपीज़ का होगा ये, जबकि 2 ही पीसेज है। 2 पीसेज है 200, यानी कि 100 रुपए का मोटा पीस है। तो आपने कीवी के तो कुछ पैसे नहीं दिए, आपने ब्रांड के पैसे दिए। और इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे होटल्स होते हैं, ITC का होटल होता है, एक सुपर ब्रांड, सुपर 5 स्टार होता है, और एक इकोनॉमी ब्रांड होता है। और कमीज होती है 2000 की कमीज, जो आम आदमी है वो 2000 की कमीज नहीं पहन सकता है। ओके, सो देयरफॉर आई हैव टू हैव अ सुपर ब्रांड एंड हैव टू लोअर एंड ब्रांड। उस होटल में नहीं रह सकता, ये नहीं कह सकता है। तो क्या होता है, जो प्रीमियम ब्रांड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे देता है, जो मेरा प्रीमियम ब्रांड है वो ज़्यादा पैसे देता है, और जो सब ब्रांड, जो लो वाला ब्रांड है वो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही देगा, ताकि आम आदमी भी कमीज पहन सकता है, या यानी कि सेब भी खा सकता है बेसिकली। तो हम यहाँ पर जब ब्रांडिंग की बात करते हैं, ब्रांडिंग मतलब अगर मैं सरल शब्दों में बोलने की कोशिश करूँ, सेब लीजिए, सेब को सीए स्टोर में रखिए, मतलब आपकी कंपनी के थ्रू जो ये बात हो रही है, और उसको आप अपने अनुसार आगे बेचेंगे जब उसकी मार्केट वैसी होगी और अच्छा प्राइस मिल रहा होगा, सेब भी नहीं खराब होगा। लेकिन सर सबसे बड़ा प्रश्न क्या आता है यहाँ पे? सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जैसे आपने बोला, किसान जो है वो गरीब है, बागवान जो है वो बड़ा बागवान नहीं है, गरीब नहीं कहूँगा, बड़ा बागवान नहीं है, उसको उसी समय पर बेच के फायदा है। अब आपके पास या फिर किसी भी ऐसे फार्म प्रोड्यूस कंपनी के पास वो रखेगा, तो उसको तो फायदा वो हो ही नहीं रहा। जैसे आपने कहा कि वो बेचना उसे पड़ेगा मंडी में आके, क्योंकि इमीडिएट नीड है। तो इमीडिएट नीड जो पैसे की है, उसको कैसे यहाँ पर आप एड्रेस कर रहे हैं? इस इमीडिएट नीड को 2 मेथड से एड्रेस हो सकता है। अगर मैं यूरोपियन मॉडल रखूं कि यूरोप में भी बड़े ऑर्चर्डिस्ट नहीं है, किसान नहीं, वहाँ भी छोटे छोटे जैसे हिमाचल में है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, जैसे हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में, वहाँ भी उन्होंने सिमिलर मॉडल इम्प्लीमेंट किया। तो वो मॉडल मैं यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और अमूल मॉडल जो है उससे भी हमने काफ़ी इंस्पायरेशन लिया। अब हम क्या करेंगे, वहाँ का मॉडल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ क्या करता है, जैसे उस छोटे किसान की पेटियाँ आती है तो उसको 30% इमीडिएटली पैसे मिल जाते हैं। तो यानी कि उस 30% से वो अपना 6-8 महीने का खर्चा जो है लेबर के पैसे दे सकता है। और फिर जब दाम बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली हम उसको अच्छे रेट से मार्केट में बेचेंगे, तो वो प्रॉफिट पर उसका प्रॉफिट नेट इनकम हो जाएगी बेसिकली। सो देयरफॉर उसके जेब में कुछ पैसा रहेगा। यहाँ तो है कि उसने बेचा और बेचने के बाद 6 महीने के बाद पता लगा जेब में कोई पैसे नहीं है। तो ऑब्वियसली ये मॉडल
और सरकार ने भी एक्चुअली क्या किया है, सरकार ने बड़ी बड़ी मंडीज़ बना दी है, जिसको मैं चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलूँगा। यानी कि चिप तो तुमने बना दी है पर चिप कंपनी बनाने वालों को, यानी कि जिस ठेकेदार ने वो बिल्डिंग बनाई उसने तो अच्छे पैसे बना दिए और उसको बनानी भी चाहिए, ही इज़ इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। पर उसमें आपने सॉफ्टवेयर नहीं डाला, यानी कि उसकी उस मंडी से किसानों को एडवांटेज कैसे मिलेगा, यानी कि वो ब्रांडिंग या वो लॉजिस्टिक्स यानी कि स्टोर लेवल्स तुमने कुछ नहीं किया। तो गवर्नमेंट का सोच भी बहुत बदलना चाहिए। दे शुड नॉट बी अ चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे शुड बिकम अ सॉफ्टवेयर कंपनी। चिप तो बनाएगा चाइना में और सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होएगा अमेरिका में। पैसे तो अमेरिका बना रहा है, ठीक है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आप बहुत थोड़ी हार्ड आपने यूज़ की यहाँ पर, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हम लोगों को पूरी तरह से इनोवेट करना पड़ेगा। हमारा जितना भी मंडी या फिर जो सेब बेचने का स्ट्रक्चर है, पहली चीज़ यहाँ पर। अब जैसे कि 2-3 चीज़ें जो यहाँ से टेक अवे मैं समझ पा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हमें स्टोर करें, उसको सही समय पर बेचें, और एड्रेस करने के लिए ये नीड, जो इमीडिएट नीड है पैसे की, उसके लिए 30 या 50% जो भी समय रहेगा उसके अनुसार हम यहाँ पर पे किया जाएगा, उस तरह से चलेगा। लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है कि एक विजन बहुत बड़ा है, उसके अनुसार से हिमाचल प्रदेश में ऑब्वियसली पॉलिसी मैनेजमेंट या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, वो नील है। हमारे तो इवन जो बागवानी मंत्री हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि आप सड़क के किनारे पे बेचिए, करेट पे बेचिए वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे बागवान को क्या करना पड़ेगा, किसानों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ सिर्फ सेब की बात नहीं हो रही है, सभी तरह की फ्रूट्स की बात हो रही है। यहाँ पर इमीडिएट नीड जो क्या है, जो हमारे बागवानों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हर बार सीजन में रेट गिरता है तभी बागवान यहाँ पर बोलते हैं, इस बार ही धरना दे रहे हैं, अगली बार रेट अच्छा होगा सभी चुप हो जाएंगे, ये सारी चीज़ की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन के लिए क्या? ये देखो, ये जो जितने भी हमारे किसान मंच है, मैं भी उस पार्ट का, मैं भी इसमें मेंबर हूँ किसान मंच का। किसान मंच ये ठीक है कि एक प्रेशर ग्रुप बन जाता है सरकार के लिए, बट दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। उसमें ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं बात की जाती, उसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो हम कोशिश करें इसमें पॉलिटिक्स ना आए। बट द बेटर मेथड इज़ कि जैसे अगर आप इंडस्ट्री को देखा, वहाँ CII होती है, वो एक बिग लॉबी होती है जो सरकार के साथ नेगोशिएट करती है पॉलिसी मैटर के ऊपर, या NASSCOM है जो IT इंडस्ट्रीज़ के बारे में बातचीत करती है। तो पॉलिसी मैटर पर हमें ये बातचीत करनी पड़ेगी, और जब तक हमारी पॉलिसी करेक्ट नहीं होगी, वो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, किसान पिसते रहेगा। तो देयरफॉर वी हैव टू हैव, जैसे NASSCOM IT के लिए या CIF या फिक्की इंडस्ट्री के लिए, वैसे फार्मर की भी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पॉलिसी मैटर पर काम करेगी और गवर्नमेंट को बोलेगी कि अपने मैनिफेस्टो में हमारी पॉलिसीज़ जो हम कह रहे हैं वो डालिए। अगर पॉलिसी में शिफ्ट हो जाएगा तो मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं कि हमारी फार्मर्स की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो बढ़ जाएगी। तो पॉलिसी इज़ द थिंग, एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट वेट फॉर धरनाज एंड स्ट्राइक्स, दे शुड कम अप टू द फार्मर ऑन अ पॉलिसी मैटर। वी शुड सिट डाउन टुगेदर एंड सी कि पॉलिसी कैसे बनाए ताकि फार्मर की इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति है बड़ अच्छी होए। 2 प्रश्न यहाँ पे सिंघा साहब, उसके बाद इस इंटरव्यू को कंक्लूड करेंगे। पहला प्रश्न तो ये रहता है, जैसे आपने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की बात की, अब एज अ फार्मर या एज अ बागवान मुझे ऐसा लगता है, एज अ ऑर्चिडिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका पार्ट तो बन गया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरा कितना उसमें से रहेगा, कि मैं कितना कर उसमें पार्टनर रहूँगा या फिर मैं कितना कर उसमें मेरी बोली हुई बात को माना जाएगा। वो तो वही वाली बात हो जाएगी कि एक बड़ी कंपनी बढ़ गई, जो ऊपर के लोग हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो सभी को मानने की आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें किसान या बागवान को लगेगा कि मेरा सेब जो है वो यूं ही चलेगा। उसको किस तरह से डील करते हैं, जो जैसे मान लीजिए सभी लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है वो क्या रहता है इस चीज़ का? जो वोटिंग पैटर्न होता है, ये जो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, दिस इज़ गवर्नड बाय द कंपनी एक्ट, एंड ये एक्ट जो फाइन ट्यून के पार्लियामेंट में पास हुआ है, और उसलिए पार्लियामेंट में पास हुआ, उन्होंने ऐसी चीज़ें डाली है वो ताकि एक छोटे किसान के हित में ये चीज़ें होएं। मैं सिर्फ एक उदाहरण से बोलता हूँ, अगर मानो कि अडानी की कंपनी हो या अंबानी की कंपनी हुए, उसकी जो मेजर शेयर होल्डिंग होती है वो इनकी होती है, अडानी फैमिलीज़ की होती है या उनके दोस्तों की होती है, ताकि वो उसके मालिक रहें। पर इसमें फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में जो एक्ट विच इज़ बीन पास बाय द पार्लियामेंट, उन्होंने एक फार्मर छोटे किसान का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं बड़ा किसान हूँ, अगर मैंने इसमें 90% भी इसके मैंने शेयर ले ली है, मैं इसका मालिक बिल्कुल नहीं बन सकता। जो इसमें वो कहते 1 फार्मर 1 वोट,
तो मेरी तो वोट एक ही रहेगी। तो छोटे किसान का भी उतना सही रहेगा जितने बड़े किसान का रहेगा। तो यानी कि ये किसान की कंपनी है, ये किसी बड़े फार्मर या किसी कॉर्पोरेट की कंपनी नहीं। तो छोटे किसान का भी इक्वल शेयर रहेगा जितना बड़े करेगा। मतलब कि आप 90% के ओनर है, मैं 1% का ओनर हूँ, दोनों के पास एक ही वोट है, अलग अलग वोट नहीं है। चलिए, एक ये, और दूसरा हमारे बीच में जो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि अभी के लिए जैसे क्योंकि बहुत सारे लोगों को जोड़ने की यहाँ पर बात रहेगी, पॉलिसी मेकिंग की बात रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो अभी हमारा बागवान बात कर रहा है वो कर रहा है कि हमें कश्मीर के तर्ज पे ABC ग्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर मिनिमम स्पॉट प्राइस जैसा कुछ, जैसे मध्यस्थता योजना है जिसमें वो खरीदते हैं, शायद उसी में वो हमारा किसान खुश हो जाए। इतना जैसे आप बता रहे हैं उसमें वो इंटरेस्ट ना ले, क्या कहेंगे? वो तो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। देखो गवर्नमेंट तो क्या करती है, गवर्नमेंट के जेब में पैसा खजाना होगा तो ये दे भी देगी। अगर इनके जेब में पैसे नहीं होंगे, जेब का मतलब ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट की में बजट नहीं होगा तो वो दे भी नहीं पाएगी। तो ये तो बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसी कि चलो इलेक्शन आ रहे हैं तो इस साल दे देते हैं, नेक्स्ट ईयर भी दे देते हैं। But this is a very short-term policy. We have to work on bigger economic agendas, the way CI and FICCI do. We have to have a lobby and a policy to make sure कि farmers की long-term perspective में protection होए। यानी कि विजन दूर का रखना पड़ेगा, MSP के ऊपर सोचने से कुछ नहीं होगा। या दैट इज शॉर्ट टर्म। वो चलो एक पॉइंट है, लोगों की सेंटीमेंट है, तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको एज अ आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग इट, बट वी हैव टू लुक एट अपार्ट फ्रॉम द MSP, आगे का भी सोचना है तो मैं MSP को डेफिनेटली सपोर्ट करता हूँ, पर वी हैव टू लुक इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पर आज हमने इस मीटिंग में, इस इंटरव्यू में क्या क्या सीखा कि एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी यदि हम बनाते हैं तो उससे हमें 2-3 फायदे हो सकते हैं। एक कि हमें जैसे मान लीजिए मंडी में आपको सेब का रेट अच्छा नहीं मिल रहा तो आप उसे स्टोर कर सकते हैं और बाद में रिटेल के तौर पे बेच सकते हैं। एक मिनट सिंघा साहब, मैं दिखाना चाहूँगा। और जैसे मान लीजिए कि जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर फ्रूट की वैल्यू उतनी नहीं है, यहाँ पर शुभम भाई दिखाइएगा, जो ये ब्रांड है इसकी वैल्यू है, जेस्परी ये इनका ब्रांड है। लेकिन ये जो ब्रांड है, ये इस तरह का एक ब्रांड अगर हिमाचल प्रदेश में भी क्रिएट होता है तो वो किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आइडिया ये है कि इसके बाद इसे डायरेक्ट कोल्ड स्टोर वगैरह कहीं पर जो लॉजिस्टिक कहीं पर स्टोर किया जाए, उसके बाद समय के डिमांड के अनुसार उसे जगह के उसकी क्वालिटी के अनुसार उसे जगह जगह बेचा जाए तो ज़्यादा बेहतर प्राइस मिल सकता है। अगर आपको एक वीडियो याद होगी जिसमें 2 महिलाएं यहाँ पर सेब के दाम के लिए लड़ रही थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें भी पता है कि यही सेब बाद में 200 रुपये किलो बिकेगा। यहाँ पर वो बीच का जो मंडी का पार्ट है वो हट रहा है और डायरेक्ट वो वहाँ पर बेचा जा रहा है, ये समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। ये हिमाचल फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, अगर मैं गलत नहीं ले रहा हूँ ना, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसकी ब्रांडिंग की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात है। आपको इसके बारे में क्या सोचना है, क्या प्रश्न है, वो आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उत्तर जरूर उसका थोड़े समय में देंगे। और ये इस तरह की और भी डिस्कशन हम एप्पल पे लगातार करते रहेंगे। ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ सेब की नहीं है, हर तरह के फ्रूट की होगी, आप इस पे बात कर सकते हैं। बाकी हमारी नज़र तो बनी ही रहेगी। लेकिन सिंघा साहब, अभी के लिए लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आई मीन एटलीस्ट फार्मर्स को फ़ायदा मिल जाएगा। जो मेरी विजन है वो फार्मर तक जानी चाहिए और वो भी अपनी प्रोड्यूस कंपनी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरी कंपनी से ही वो अटैच हो। आपका धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद जो यहाँ पे स्ट्रीम में जुड़े। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।